ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। जिस विषय को लेकर के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसके पीछे का भाव, भावना, लक्ष्य क्या है, उसको विस्तृत रूप से हम सभी के मध्य में लेकर के पधार रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसने अपने पूरे जीवन को इस कृषि संस्कृति को ऋषि संस्कृति की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है। आदरणीय ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी, आप हमारे पूर्व असिस्टेंट निर्देशालय डायरेक्टर हैं कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के। आप हमारे कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। किसानों के कल्याण के लिए आपने अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं अपने कार्यकाल के दरमियान बनाई हैं और भारत देश के लाखों किसानों की आशीर्वाद के आप पात्र बने हैं। सरकार के द्वारा आपको अनेक अवार्ड्स और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा 25 जितने अभियान किसानों के उद्धार और कल्याण के लिए निकले हुए हैं। आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और विश्व सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सब के सामने रखने जा रहे हैं आज के मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी। क्या रहा है ना? हाँ, हो जाएगा। ये पर्दा नहीं गिरा? अच्छा अच्छा, इधर सामने उधर। अच्छा अच्छा। ओम शांति। धीमी आवाज आई, थोड़ा फिर से। ओम शांति। आज इस सभा में कितने लोग पहली बार आए हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा बोलने में। सबके लिए ताली जो पहली बार यहाँ पर इस विशेष कैंपस में पधारे हैं। ये अद्भुत स्थान है और यहाँ की रमणीकता का अनुभव आप सभी करने लगे होंगे और आगे चल कर के आपको अनुभव बढ़ते ही जाएंगे और अनुभव की गहराइयों में आप खो जाएंगे। और सनातन कृषि संस्कृति जिसकी आज चर्चा होने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है, अगले 3-4 दिन तक चलेगी। यहाँ पर आपको रोम रोम में, कण कण में रची बसी दिखेगी। आज का ये मंच अद्भुत है और इस मंच में एक से एक अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। भ्राता पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनको मैंने कई बार सुना है, रोम रोम में इनके किसानों का कल्याण, ग्रामीणों का कल्याण, प्रकृति से प्यार बसा हुआ है। डॉक्टर आनंद कुमार जी, इनके कृषि विश्वविद्यालय में मैं गया था, एक हमारा लेक्चर रखा हुआ था और संयोग से उस दिन कोई एमपी आ गए थे आपसे मिलने के लिए, तो आप बीच में छोड़ के चले गए थे। आज आप पूरा सुनेंगे और आज हमारे घर में आप आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, यहाँ स्वागत है। आदरणीय सरला दीदी जी, जो हम सबकी संरक्षक हैं, हम सबको प्रेरित करती रहती हैं। राजू भाई साहब,
जो बड़े भाई हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को ज़मीन से जोड़ करके रखते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको आगे बढ़ाते रहते हैं। सुनंदा दीदी जी और तृप्ति बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, संपूर्ण निरहंकारी किसानों की सेवा के लिए समर्पित हैं। सुमंत भाई जी जो मुख्यालय में बैठ करके और यहाँ से पूरे देश के लोगों को गाइड करते हैं, सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और बहुत सारे विशेष लोग यहाँ पर सभा में बैठे हुए हैं। पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारे बीच में पीयूष शर्मा जी निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर LS यादव जी हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे समाजसेवी, बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभा ही बुद्धिजीवियों की है और ये कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही होता है कि एक से एक दीप को जगा करके अनेक दीप जगाए जाएं। दीपावली में जब एक दीप जगता है, एक बड़ा दीपक, तो उससे अनेक दीपक जगते हैं और एक दीपावली सुंदर सी हो जाती है, चारों ओर प्रकाश हो जाता है। ये विषय इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, सनातन कृषि संस्कृति। सनातन कृषि संस्कृति कृषि संस्कृति ही है और उसी से सारी संस्कृतियां जुड़ी हुई है। और उसके साथ में ग्राम स्वराज, जो गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी ने आज़ादी से पहले देखा था। राम राज्य का सपना गांधी जी ने आज़ादी से पहले देखा था और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे कमी रह जा रही है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। सनातन कृषि संस्कृति क्या है, ग्राम स्वराज क्या है और ग्राम स्वराज की स्थापना में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम कैसे बहुत आसानी से, सरलता से दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रस्तुतिकरण के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। ग्राम स्वराज ये गांव का स्वशासन है। ध्यान रखिएगा शब्द स्वशासन। और इसमें गांधी जी जो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि गांव हमारे आत्मनिर्भर हों और ये जो गांव हैं इसका सर्वांगीण विकास हो, आधा अधूरा विकास नहीं होना चाहिए। और ग्राम स्वराज के अंतर्गत आत्मनिर्भरता, सामूहिक भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नैतिक मूल्य और अहिंसा, स्थानीय उत्पादन, हस्तशिल्प को बढ़ावा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सर्वांगीण विकास, ये जो घटक हैं अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कृषि से ही संबंधित हैं। और गांधी जी कहा करते थे कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी देश केवल आत्मनिर्भर बन करके ही स्वतंत्र हो सकता है। आत्मनिर्भर बन करके ही स्वतंत्र हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दो प्रकार के विकल्प हैं इसके लिए। एक तो है कि अधिकाधिक उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। दूसरा है अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन। अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन। उन्होंने कहा कि पहला रास्ता जो अधिकाधिक उत्पादन वाला है वो आर्थिक गुलामी की ओर लेकर के जाता है, और जबकि ये दूसरा जो रास्ता है अधिकाधिक लोगों के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा उत्पादन, ये आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हमें आगे ले जाता है। अब ये कौन सी विधा है जिसमें अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन हो सकता है? वह है कृषि। कृषि में बच्चा भी काम करता है,
महिलाएं भी काम करती हैं, बूढ़ा भी काम करता है, पूरा का पूरा परिवार काम करता है। और गांव के सभी प्रकार के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें लोहार भी होगा, बढ़ई भी होगा, बहुत सारे लोग जो उससे जुड़े होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। और जब खेत में रास तैयार होती है तो उनकी सबकी भागीदारी होती है। तो ये जो खेती है, जो कृषि है, जो सनातन कृषि है, वो सामूहिक प्रयास पर विश्वास करती है, सामूहिक कल्याण पर विश्वास करती है। और इसमें सामूहिक भागीदारी और सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास क्या है उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ये संभव है। तो जो गांधी जी चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बने, वो कृषि के द्वारा ही, सनातन कृषि के द्वारा ही संभव है, जिसमें अधिकाधिक लोग उत्पादन में शामिल होते हैं और केवल कृषि कार्य नहीं करते हैं। कृषि कार्य में उनका टाइम जो जाता है वो 10 से 12% जाता है। बाकी समय में वो कुटीर उद्योग चलाते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। ये हमारे भारत में था। पिछले कुछ वर्षों से जब से औद्योगिकरण हुआ तब से वो कुटीर उद्योग लुप्त प्राय हो गए, जिनको पुनः जीवित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और ओडीओपी जो है उसी का एक प्रारूप है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में विशिष्टियां हैं उत्पाद की और उन्हीं विशिष्टियों को आगे बढ़ाया जाए। तो जब तक हम उसको कुटीर उद्योग से किसान को नहीं जोड़ेंगे, केवल खेती पर निर्भर करेंगे तो टूट जाएगा और आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। ग्राम स्वराज के सपनों के साकार न होने के कारण क्या थे? मुख्य कारण थे रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया। हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, अभी कुछ परंपराओं को मैं यहाँ पर लूँगा। बहुत सारी परंपराएं हैं, उनको थोड़े समय में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उन परंपराओं को नमूने के तौर पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आपको लगेगा कि उसमें कितना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। और दूसरा है केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ही बट के रह गई और जो पंचायती राज की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं आ पाई, जिसके कारण ग्राम स्वराज का, गांधी जी का सपना साकार नहीं हो पाया। अब गांधी जी को समझने की ज़रूरत है। गांधी जी जो है वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो इनका जो स्वराज्य था वो स्वराज्य माना स्व का राज्य। किसका राज्य? स्व का, आत्मा का राज्य अपनी इन इंद्रियों पर। जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने आप से प्यार नहीं करता है, वो समाज को कैसे नियंत्रित करेगा, समाज से कैसे प्यार करेगा? तो ये इनका जो आधार था, उस आधार को किसी ने समझा नहीं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश हो गया और जो मूल बात थी हमारे सनातन संस्कृति की, वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई। इन्होंने कहा जहाँ प्यार है वही जीवन है। हम कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्यार किससे? प्यार इस प्रकृति से, प्यार उस परमात्मा से। और जब आप स्वशासित होते हैं, स्वानुशासित होते हैं, आपका स्वराज्य स्थापित होता है, तो बाहर भी आप राज्य कर सकते हैं, दूसरे के दिलों पर राज्य कर सकते हैं। तो ये मूलभूत कमी रही, यानी आत्मज्ञान की कमी के कारण, जो कि यहाँ पर जो ईश्वरी विश्वविद्यालय जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है, सनातन कृषि संस्कृति, जिसे हम यौगिक कृषि कहते हैं, उसके अंतर्गत ये पूरी तरीके से समाहित है। ये बहुत प्राचीन संस्कृति है एग्रीकल्चर, और इसी के द्वारा स्वराज और रामराज आ सकता है। सनातन कृषि संस्कृति की जब बात करें तो सनातन जो है वो, सनातन का मतलब होता है सदा के लिए, और संस्कृति का मतलब है समकृति, यानी अच्छा करना। तो सनातन कृषि संस्कृति अर्थात खेती की ऐसी पद्धति जिसके द्वारा सदैव सभी का कल्याण हो। इसके दो पहलू हैं, भौतिक और पराभौतिक, भौतिक या आध्यात्मिक। और इसके मूल में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
यानी सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। तो सभी में क्या, केवल मानव नहीं, सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति सब कुछ आ जाती है। ये हमारी मूल भावना है भारतीय संस्कृति की। अब प्रकृति, कृषि और सामाजिक मूल्यों के बीच में ये संस्कृति तालमेल बिठाती है, और ये हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में, कहानियों में मिलता है। अर्वाची सुबगे भव सीते वंदा महे तो आप यथा न सुबका ससी यथा न सुफला ससी, ऋग्वेद का मंत्र है। हम हल की फाली की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं सीता की, और सीता को दिखाते हैं कि हल चलाने से उत्पत्ति हुई, उस धरती से पैदा हुई। ये जीवन चक्र है जो धरती से पैदा होती है और धरती में समा जाती है। और साथ में आप देखिए, वो जब पैदा होती है फिर राम को वरती है और राम को अपने साथ में रखती है, और जब राम के साथ जाती है तो वो पंचवटी में रहती है। 5 प्रकार के वृक्ष जो पंचवटी में कहे गए हैं, बरगद, पीपल, बेल, आंवला और अशोक, ये 5 प्रकार के वृक्ष होते हैं जिसके नीचे वो निवास करती है। यानी आत्मा वो प्रकृति से जब प्रेम करती है और राम को साथ में लेती है तो जीवन उसका सुखमय होता है। और जहाँ वो लोभ में पड़ती है, सोने का हिरण दिखाई देता है तो राम उससे जुदा हो जाते हैं। फिर वो शोक वाटिका में जाती है, यद्यपि वो भी अशोक वाटिका कही जाती है, वो रावण की अशोक वाटिका है, लेकिन उसके लिए शोक वाटिका है। प्रकृति से प्रेम वहाँ पर भी है। और उसके बाद जंगल में जाती है परीक्षा देने के लिए, और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को फिर से उसी धरती में समाहित कर देती है। ये आत्मा का चक्र है जो इस धरती यानी इस शरीर के साथ शुरू होता है, प्रकृति से प्रेम के साथ शुरू होता है, और उस परमात्मा के प्रेम के साथ शुरू होता है, और अंत सम्मान की रक्षा के साथ होता है। ये भारतीय संस्कृति है। और कृष्ण और बलदाऊ को देखिए, एक को गैयों के साथ दिखाया गया है, एक को हल के साथ दिखाया गया है। कृषि और पशुपालन दोनों का गहरा संबंध है। जब तक हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते तब तक हमारी सनातन संस्कृति जीवित नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि धरती को माँ कहा गया, माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या पर्जन्या पिता सौना पिपड़तु, यानी इस धरती को हम माँ की तरह मानते हैं। माँ से प्यार किया जाता है, माँ को जहर नहीं दिया जाता है। जिस दिन हमारा नाता प्यार का जुड़ जाएगा इस धरती माँ से, हम जहर देना भूल जाएंगे और पुनः अपनी उस पुरानी संस्कृति को जीवित कर देंगे। हिरण्यकश्यप राक्षस ने, हिरण्याक्ष राक्षस ने धरती को ले जाकर के पाताल में गिरा दिया, और उसको निकाला किसने? किसने निकाला? किसने निकाला? आवाज नहीं आ रही। आप सब भारतीय संस्कृति के पोषक है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, विष्णु ने 12 अवतार लिया, तो आप सभी विष्णु हैं। विष्णु माना पवित्र आत्मा। जब हिरण्याक्ष, हिरण प्लस अक्ष, जो सोने पर जिसकी निगाह हो, जो लोभ वृत्ति वाला हो, तो लोभ वृत्ति वाला क्या करेगा? इस धरती को, इस दुनिया को रसातल में ले जाएगा। उस लोभ वृत्ति से निकालने के लिए आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। आप सभी 12 अवतार हैं। आप सबको इस धरती को निकालना है, इस जहर से, इस दलदल से निकालना है। आपको अहंकार से लड़ना है। इंद्र कहता है हमारी पूजा करो, अहंकारी है। कृष्ण कहते हैं नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। जहाँ हमारी गैया चरती हैं, जो हमें औषधि देता है, जो हमें फल फूल देता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो शुद्ध हवा देता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और स्वयं भी गैयों के साथ रहते हैं। ये सनातन संस्कृति है जिसको हमें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आप देखेंगे त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब तक सनातन संस्कृति जीवित है तब तक इस धरती पे स्वर्ग है, सुख है। शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, और वहाँ पर नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छनहीना, सभी सुखी हैं। फूलई फलई सदा तरुकानन, राही एक सग गज पंचानन। त्रेता युग, जिस राम राज की हम परिकल्पना करते हैं, द्वापर युग में भी सुख चैन की बंसी बजती है। यही नहीं, 17वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, और पूरी विश्व की संपत्ति का आधे से अधिक भारत के पास होता है। ये भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक, आप देखें जब चीनी यात्री आता है, उसने लिखा है, 14 साल तक फाइयान रहा, और यहाँ पर उसने जो लिखा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यही राम राज्य है, यही दिन फिर से वापस आ जाए। कैसा प्रकृति से प्रेम है, कैसा इंसानों से प्रेम है, कैसे लोग रहते हैं।
कोई भय नहीं, लोग चोरी चकारी नहीं करते, घरों में ताला नहीं लगाते, कोई कठोर दंड नहीं है। सबसे कड़ा दंड था सांप को मारने पर, क्योंकि चूहा जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है किसान का। कृषि संस्कृति को जीवित करने के लिए सबसे बड़ा दंड निर्धारित किया था, सांप को नहीं मार सकते। एक चूहा पूरे साल में 6 से 7 बार प्रजनन करता है और 5 से लेकर के 10 बच्चे पैदा करता है, और इतनी तेज़ी में उसकी संतति बढ़ती है कि वो तेज़ी से हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाता है। वो खाता कम है, नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। ये भारतीय संस्कृति है जो आप देखेंगे कि कलयुग में भी जीवित रही। और ये जो कल्चर है, ये कल्चर एग्रीकल्चर से ही निकला है, कोई दूसरा शब्द नहीं है। एग्रीकल्चर ही कल्चर है, यही संस्कृति है, इसी को हमें जीवित करने की ज़रूरत है। सरदार पटेल जी कहते हैं, आई नो ओनली वन कल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर। और बाबा ओडूनो कहते हैं, देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। यहाँ पर कोई संस्कृति रह ही नहीं सकती। आप माइनस कर दीजिए एग्रीकल्चर को, जितने भी त्यौहार हैं, होली, दिवाली, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, जितने भी त्यौहार हैं, छठ पूजा, जितने भी त्यौहार हैं, आप देखेंगे ये सब कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर आप कृषि को माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं। अभी 26 तारीख को बरगद की पूजा करेंगी महिलाएं, वट सावित्री का व्रत रखेंगी। क्यों वट की पूजा होती है, ये समझने की ज़रूरत है। क्यों सीता जी जाकर के वट वृक्ष के नीचे रहती थी, ये समझने की ज़रूरत है। कैसे जीवाणु को, असंख्य जीवाणु को अपने साथ संरक्षित रखता है, और धरती पर जब गर्मी होती है और जीवाणु कम हो जाते हैं, बारिश होती है, तो वहीं से पूरी धरती पर फिर ज़मीन पर स्प्रेड होते हैं और फिर जाकर के वो अपना काम करते हैं, आपकी फसल को उपजाऊ बनाते हैं। देखिए ये द्रौपदी मुर्मू जी क्या कहती हैं, इनका ज़रा सुनिए कि किस तरीके से। आप जानते हैं, मैं एक गांव से आती हूँ। हरियाली, सिर्फ 2 मिनट शुरू से ही मैं हरियाली से पूरा परिचित सार समाया हुआ है, आप सुनिएगा ध्यान से। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखे लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखे लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले, ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखे लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो। उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है, इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसीलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ। ये भारतीय संस्कृति है जो अभी तक हमारे आदिवासियों ने, हमारे ग्रामीण लोगों ने इसको जीवित रखा है। हमारे पूरब में भोजपुरी समाज में जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की एक उसकी तरफ से एक गीत गाया जाता है, निमिया की दाढ़ जन काटा वो बाबा, निमिया चिरैया बसेर। वो जब लड़की विदा होती है, देखिए कितना इमोशनल क्षण है वो। लड़की विदा हो रही है और अपने पिताजी से कह रही है
कि पिताजी दरवाजे पर जो नीम है, ये पेड़ है, इसकी डाल मत काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि इसमें चिड़ियों का बसेरा है और चिड़ियाँ बेटियों के समान होती हैं। जब मैं नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी, तो ये माँ हमारी अकेली हो जाएगी। जब चिड़िया बोलेगी तो उसे मेरे होने का एहसास होगा। ये प्रकृति प्रेम है, भारतीय संस्कृति है जो हमारे यहाँ रची बसी है। इसकी केवल 2 लाइनें मैं सुनाऊंगा, जो वहाँ का गायन है, किस तरीके से वो ये भारतीय संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है। इसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है और हमारे वैज्ञानिक अनेक प्रयोग करके बता रहे हैं कि कैसे हमारे विचारों का प्रभाव इन वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर पड़ता है। ये सारे वैज्ञानिकों के रिसर्च हैं, इसे मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। जो हमारे यहाँ लोकगीत गाने की परंपरा थी, धान की रोपाई के समय जो बैलों के गले में घुंघरू बांधते थे, उसके पीछे कितना गहरा साइंस था, ये डॉक्टर टी.सी. सिंह ने रिसर्च करके बताया है। ये जो केले के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग अलग तरीके के हैं। ये एक ही तरह के पौधे हैं, एक ही तरह के मिट्टी में लगाए गए और एक ही तरह के खाद पानी इनको दिए गए, लेकिन एक को भजन सुनाया गया और दूसरे को विदेशी संगीत सुनाया गया। दोनों में अंतर आप देख लीजिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में था कि जब धान की रोपाई होती थी, लोकगीत गाते थे, भजन गाते थे। वो वाइब्रेशन देने का काम मिस हो रहा है, जिसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। हमारी संस्कृति बारूद की नहीं, बांसुरी की है। हमारे यहाँ बिल्ली को भी मारने पर क्या होता है? क्या होता है बोलिएगा भाई सभी? सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती। बिल्ली अगर जा रही तो रुक जाना, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, वे आपको नहीं जाना है। हमने आपको बताया कि चूहा कैसे संतति पैदा करता है, कैसे फसल को नुकसान पहुंचाता है, 20 से 25% नुकसान पहुंचा देता है, और उसका नुकसान की भरपाई की जाए तो सोने की बिल्ली के समान है। और बिल्ली देखिए इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी गार्ड है कि वो जहाँ पर आपका अनाज स्टोर होता है वहाँ बैठी रहेगी चूहे के इंतज़ार में। और जब उसको सड़क के दूसरे किनारे पर चूहा दिखाई देता है तो पूरी जान लगा करके भागती है। तो इसीलिए कहा गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब आपको नहीं जाना। माना बिल्ली को डिस्टर्ब नहीं करना, वो अपने टारगेट को मिस कर जाएगी। ये भारतीय संस्कृति है। नाग पंचमी में नाग हमको क्या देता है? उसको हम दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो चूहे के बिल में ही रहता है, अपना बिल नहीं बनाता और चूहों को ही खाता है। तो जो साइकिल थी उसको अगर हम तोड़ेंगे, जो प्रकृति का नियम है उसको हम तोड़ेंगे, तो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? आज वही हुआ है, हमने उस क्रम को तोड़ दिया है, अब उसको फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। ये दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि ये अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। हम जो देखते हैं उसके बारे में सोचें। ये तितली किस लिए, ये मेढक किस लिए, ये केचुए किस लिए, ये नदियाँ किस लिए, ये पेड़ किसके लिए? आपको जवाब मिलेगा, ये सब हमारे लिए है। हम इनको क्या दे रहे हैं? ये सब हमारे लिए है, लेकिन हम इनको क्या दे रहे हैं? इनको मार देना चाहते हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहते हैं। यही हमारी बुद्धिमत्ता है। ये फिर से वापस अपनी संस्कृति को जीवित करना पड़ेगा। ये ऋषि संस्कृति है जो हमारे
वृक्षायुर्वेद में, अनेक वेदों में वर्णित है कि किस तरीके से प्रेमपूर्ण संबंध हमको प्रकृति से रखना है। ये हमारे दर्शन सभी वेदों में, शास्त्रों में मिलते हैं। और इसके मूल तत्व में अगर हम जाएंगे, कंक्लूड करेंगे, तो प्रकृति प्रेम, गोवंश पर आधारित खेती है, पर्यावरण जैव विविधता का संरक्षण है, सत्य, अहिंसा और धर्म से इसका गहरा नाता है, संगठित परिवार और समाज इससे बनता है, ये स्वास्थ्यवर्धक है, लागत कम लाभ अधिक है, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों तरीके से ये समाज का विकास करती है। इसलिए हमको किसी भी हालत में इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। अब ये जो गिरावट आई उसका जो थोड़ा सा हम आपको झलक दिखाएंगे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश किया और हमारे कृषि पर ही प्रहार किया। जितने आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के आंदोलन, वो सारे आंदोलन किसानों के थे। वो बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन बन गए। लेकिन उसके बाद फिर जो हमने रासायनिक खेती शुरू किया, परिस्थितिजन्य था। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वो परिस्थितिजन्य है। अगर कोई बीमार है, सीरियस है, तो उसे दवा की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा उसे दवा पर रखना, हमेशा वेंटिलेटर पर रखना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उस समय ज़रूरत थी, हमने रासायनिक खेती शुरू की। लेकिन आज जो स्थिति आ गई है कि प्रकृति विनाश की ओर जा रही है, मिट्टी जो है बीमार हो गई है, इस मिट्टी से बना हुआ हमारा शरीर बीमार हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मित्र कीट समाप्त हो रहे हैं, पोषक अनाज समाप्त हो रहे हैं। और ये द वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट है कि 27 साल बाद अगर यही स्थिति रही तो दाल रोटी आपको नहीं मिलने वाली है। धरती बंजर होती चली जा रही है और लगातार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटता चला जा रहा है। आप देखें, यहाँ पर एक हमने तुलनात्मक चार्ट रखा है कि विकृति क्या है और संस्कृति क्या है। इसके बाद मैं 5 मिनट और लूँगा दीदी, मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा। ये विकृति जो है प्रकृति का विनाश करती है। जो हमने अपनाया है सिस्टम, वो प्रकृति का विनाश कर रही है। ये संस्कृति प्रकृति प्रेम सिखाती है, वो हिंसक है, ये अहिंसक है। वो जीवाणुओं का विनाश करती है, जीवाणुओं में वृद्धि करती है, उसमें लागत अधिक है, इसमें लागत नगण्य है। वो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है, स्वास्थ्यवर्धक है। वो मित्र कीटों का विनाश कर रही है, ये मित्र कीटों में वृद्धि कर रही है। वो उर्वरा शक्ति का क्षरण कर रही है, ये वृद्धि कर रही है। उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, मारो काटो की संस्कृति है। और इसका आध्यात्मिकता का पूर्ण संबंध है और भौतिकता में समन्वय स्थापित करती है। ये असंगठित ग्रामीण व्यवस्था है, ये संगठित ग्रामीण व्यवस्था है। वो कुटीर उद्योगों को ख़त्म कर रही है, ये कुटीर उद्योगों को बढ़ा रही है। वो पराधीन ग्रामीण व्यवस्था है, ये आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था है। और ऋषि मुनियों के द्वारा सुझाई गई उसके विपरीत व्यवस्था है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा सुझाई गई व्यवस्था के अनुरूप है। और वो व्यवस्था 5 दशक पे बुरी गति को प्राप्त कर चुकी है। और ये व्यवस्था जो संस्कृति है, सनातन कृषि संस्कृति, ये युगों युगों से स्वीकार थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो हमें ग्राम स्वराज के लिए कौन सी विधा को अपनाना चाहिए? सनातन कृषि संस्कृति को या उस विकृति को जिससे सारी दुनिया त्रस्त हो चुकी है? हाथ खड़ा करिएगा जो सनातन कृषि संस्कृति के पक्ष में है। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। निश्चित रूप से यह मिशन कामयाब होगा। आपके दिल को अगर ये बात छू रही है तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि फिर से हम सनातन कृषि संस्कृति को स्थापित करेंगे, धरती माँ के दर्द को समझेंगे। और इसको हमने जो यहाँ पर ईश्वरी विश्वविद्यालय ने नाम दिया है, इसको शाश्वत यौगिक खेती नाम दिया है। योग प्रमुख है, क्योंकि योग उस जगत नियंता से, योग उस प्रकृति से, दोनों से प्यार करते हुए जब हम खेती करते हैं तो वो खेती ही वास्तव में सनातन कृषि संस्कृति पर आधारित खेती है। इसको हम यौगिक खेती कहते हैं, जिसमें सब कुछ प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है और सारे संस्कारों को अपनाया जाता है। बीज संस्कार से लेकर के आभार व्यक्ति तक सारे संस्कार हैं। और ये जो आज अशुद्ध अन्न के कारण अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और अशुद्ध मन के कारण कोर्ट कचहरी मुकदमों से पटे पड़े हैं।
अन्न और मन दोनों का गहरा संबंध है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है कि हम दोनों को शुद्ध करें। इसके लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें योगिक खेती के माध्यम से प्रयास कर रही है। राम राज्य में सब सुंदर सब विरु शरीरा, सभी सुंदर और निरोगी होते हैं, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सबका आपस में प्यार होता है। तो राम राज्य लाने का काम ये बहनें कर रही है, तो इसे हम सबका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। इससे पुनः हम आत्मनिर्भर बनते हैं, अपना खाद, अपनी बाजार, अपने संसाधन, अपना श्रम, और फिर से वो ग्राम एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लेता है, कुटीर उद्योग, जहाँ लोहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, दर्जी, धोबी, माली, कुम्हार, चुड़ियारिन सब एक साथ जुड़ जाते हैं और सब उस कृषि से जुड़ करके अपने अपने उद्योग को चलाते हैं। गांव में उद्योगों का जाल फैलता है, और जैसे जैसे जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है, जो जीवाणु खत्म हो गए हैं पुनर्जीवित होते हैं, तो इससे आर्थिक विकास होने लगता है और मूल्यनिष्ठ संगठित समाज का निर्माण होता है। आज ये एफपीओ बन रहे हैं और टूट रहे हैं क्योंकि उसमें मूल्य नहीं है, स्वार्थ है। तो मूल्यनिष्ठ संगठन तैयार होता है, व्यसन मुक्त संगठन तैयार होता है, और परमात्मा एक है, इस आधार पर हम सभी जुड़ते हैं, तो एक मत, सामाजिक एकता ये कायम होती है। और मेडिटेशन के द्वारा लोगों का मानसिक विकास होता है। हम हर तरीके से पुरुष और प्रकृति दोनों को समृद्ध करते हुए संपूर्ण सुख शांति का राज्य स्थापित करते हैं, जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से विकसित लोग होते हैं। उसी दुनिया को, उसी देश को, उसी गांव को हम गोकुल गांव कहते हैं, उसी भारत को हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। अंत में मैं अपनी बात 2 लाइनें करके समाप्त करता हूँ। यौगिक कृषि में छिपा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का राज। यौगिक कृषि में छिपा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का राज। आओ इसको फिर अपनाकर ग्राम स्वराज लाएं आज। ओम शांति। थैंक यू। आपकी अभिव्यक्ति को 3 शब्दों में कहना हो तो यही कह सकते हैं, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। इन तीनों के समन्वय से फिर से कृषि को ऊंचा उठाना। आपके दिल के भाव न सिर्फ आज हैं, लेकिन 5 दिवसीय यह राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी वक्ताओं के द्वारा इसी बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेंगे। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है, जितनी एकाग्रता, इंटरेस्ट और अवेयरनेस से आप सभी आज बैठे हैं, 5 ही दिन सभी सेशन के अंदर अगर आपकी उपस्थिति होगी, ज़रूर जाने के समय फील करेंगे कि कुछ लेकर के, कुछ पाकर के, कुछ नई सोच अपने जीवन के अंदर धारण करके जा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आदरणीय बद्री विशाल भाई जी।